नमस्कार। एक बार किसी की साइकिल पंचर हो गई। अब साइकिल पंचर हुई तो रास्ते में बंदा रुक गया, साइकिल देखने लगा, ठीक करने लगा, कोशिश करने लगा। तब तक एक उसका दोस्त सामने से आ रहा था। उसने कहा, अरे तुम्हारी साइकिल पंचर हो गई। इसको कुछ सूझा नहीं। इसने पलट के बोला, तो क्या हो गया? पिछले महीने तुम्हारी भी तो भैंस चोरी हो गई थी। कल जब मोदी जी का भाषण सुना, संसद के अंदर 1 घंटे से ऊपर का भाषण, तो मुझे अचानक ये कहानी याद आ गई। घटनाक्रम आप जानते हैं। 25 तारीख के बाद से जब वो हिडेनबर्ग रिपोर्ट आई तो पूरी दुनिया में अडानी के स्टॉक लगातार नीचे गिरने लगे। हिडेनबर्ग ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए अडानी के पूरे बिजनेस को लेके, सरकार के साथ उनकी मिलीभगत को लेके और बाकी सारी चीजों को लेके। शेल कंपनियों की बात की। मोटा मोटी अगर समझें तो वो कह रहे थे, अडानी के ऊपर ये आरोप लगा कि अपनी कंपनियों में खुद ही शेल कंपनियों के भरोसे इन्वेस्टमेंट करा के अपने शेयरों का दाम बढ़ा रहे थे और एक तरह से इन्वेस्टर्स को धोखा दे रहे थे। दूसरा आरोप यह लगता रहा है कि मोदी सरकार के साथ उनकी साठगांठ है और उसको लेकर भी बहुत सारे तथ्य सामने आए। विदेशों से लेकर देश के भीतर हमने देखा, सारे पोर्ट अडानी जी के पास चले गए, एयरपोर्ट चले गए और भी तमाम सारा, सीमेंट से लेके यहां तक कि डिफेंस में भी काफी बड़ा उनको शेयर मिला। और हुआ ये कि दुनिया के दूसरे नंबर के उद्योगपति वो बन गए, दुनिया के दूसरे नंबर के धनी उद्योगपति बन गए। लेकिन हिडेनबर्ग रिपोर्ट का ऐसा धक्का लगा कि सीधे 22वें नंबर पर आकर रुके। आगे देखिए कहां तक जाते हैं। तो पहले तो संसद में यह सवाल उठाने नहीं दिया गया। विपक्ष मांग कर रहा था कि जेपीसी बन जाए। जेपीसी क्या होती है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें सत्ता पक्ष के लोग भी होते हैं, विपक्ष के लोग भी होते हैं। उनके सामने सारे पेपर रखे जाते हैं, जांच होती है और जांच के बाद एक रिपोर्ट आती है। लेकिन सरकार साफ नकार गई। 0 आवर में सवाल नहीं उठाने दिया गया। शोर शराबा, कई दिनों तक सदन चला नहीं। और फाइनली जब सदन चला तो विपक्ष के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक भाषण दिया। उस भाषण में बहुत सारी बातों के अलावा कुछ डायरेक्ट सवाल पूछे गए। सुनिए वो सवाल। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपके फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? अब ये इतने मुश्किल सवाल तो थे नहीं, साधारण से सवाल थे कि भाई अदानी जी कितनी बार विदेशों में मोदी जी के साथ गए, कितनी बार ऐसा हुआ कि मोदी जी लौटे विदेश से और तुरंत अदानी जी पहुंच गए, या फिर कितनी बार ऐसा होने के बाद अदानी जी को कोई बड़ा काम मिल गया। इशारे पर्याप्त थे। श्रीलंका का उन्होंने उदाहरण दिया, जहां के एक अधिकारी ने खुलेआम जांच के दौरान कहा था कि वहां के राष्ट्रपति ने उनसे कहा कि ये वाला ठेका अदानी जी को ही देना है क्योंकि मोदी जी का दबाव है। उसके बाद फिर प्रेस में हल्ला हुआ तो कुछ लिपापोती भी हो गई। तो इन सवालों को लेकर राहुल गांधी काफी आक्रामक तरीके से संसद में थे। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, और लोगों ने भी सवाल पूछा। महुआ मोइत्रा जी ने सवाल पूछा जो टीएमसी की हैं, और भी कई सारे लोगों ने सवाल पूछा। लेकिन जब मोदी जी को जवाब देना था तो सुबह सुबह एक तस्वीर आई। ढेर सारे पत्रकारों ने एक तस्वीर पोस्ट की, देखिए आप। और ये तस्वीर पोस्ट करके हमें बताया कि आज मोदी जी ने जो जैकेट पहनी है वो रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से पहनी है। और आप देखिए आश्चर्यजनक कितना है, अद्भुत कितना है कि सारे पत्रकारों ने एक ही क्षण की फोटो ली। सारे पत्रकारों के पास जो फोटो है एक ही क्षण की है, एक ही मुद्रा की है। अब किसी कार्यक्रम में आप जाते हैं, अगर फोटो खींचते हैं, मान लीजिए 25 लोग फोटो खींच रहे हैं और कोई एक व्यक्ति बोल रहा है,
तो कभी उसका सर ऐसे आएगा, कभी सर ऐसे आएगा, कभी मुस्कुराता हुआ आएगा, कभी हंसता हुआ आएगा। लेकिन इन सब लोगों ने जैसे कोई क्षण निर्धारित था कि उसी क्षण पे कैमरा क्लिक किया और सबको एक ही तस्वीर मिली। या फिर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से जो तस्वीर गई, वही तस्वीर और वही डिटेल सारे लोगों ने चिपका दी। खैर, हमने देखा था कि मोदी जी समंदर के किनारे गए थे तो प्लास्टिक की बोतल उठा रहे थे, फिर एक टनल के उद्घाटन में गए तो वहां भी उनको प्लास्टिक की बोतल दिख गई, वो भी उठा रहे थे। तब हमें ये नहीं मालूम था कि ये प्लास्टिक जो है वो जैकेट सिलवाने के लिए इकट्ठा हो रहा है, और ये तो तपस्या है। इस तपस्या के लिए तो प्रणाम करना पड़ेगा कि इतने वर्षों से जो प्लास्टिक की बोतल्स उन्होंने इकट्ठा की, उसको रिसाइकिल करके उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी जैकेट बनवाई। बहुत सुंदर सी जैकेट है। तो खैर, वो जैकेट पहन के पहुंचे और सबको उम्मीद थी, असल में किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो किसी सवाल का जवाब देंगे। 1 घंटे का भाषण दिया, इतिहास खंगाल लिया, भूगोल खंगाल लिया, सब कुछ कर लिया, बस वो नहीं किया जिसकी जरूरत थी। और इतना ही नहीं है, प्रधानमंत्री महोदय के आने से पहले या उनके जवाब देने के मौके से पहले हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब, उन्होंने संसद के पटल से राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सारे सवाल एक्सपंज कर दिए, यानी कि हटा दिए। यानी राहुल गांधी के पूछे हुए सवाल रिकॉर्ड में ही नहीं है। क्या गजब का लोकतंत्र है, सवाल रिकॉर्ड में है ही नहीं, गायब कर दिए गए। कहा गया ये सवाल पूरे सबूत के साथ नहीं आए हैं। अरे भाई, अगर कोई पूछ रहा है कि आप कितनी बार जहाज से गए, अदानी के जहाज से कितनी बार गए, कितनी बार अदानी आपके साथ गए, या फिर कितनी बार ऐसा हुआ कि आप पहुंचे और उसके तुरंत बाद अदानी पहुंच गए, या कितनी बार ऐसा हुआ कि ये सब होने के बाद अदानी को कोई बड़ा ठेका मिल गया, तो इसमें सबूत वाली बात कौन सी है? सबूत मांग लिए गए होते, शायद सबूत भी दे दिए गए होते। खैर, तो जवाब न देना पड़े मोदी जी को, इसलिए ओम बिरला साहब ने वो सारे के सारे सवाल हटा दिए। देखिए, हमारे यहाँ जब मैं सर्वे का काम करता था तो कई बार ऐसा होता था, हम किसी के घर जाते थे, बात करते थे, पुरुष नहीं होते थे, कई बार काम पे गए हुए थे, खेत में गए हुए होते थे, तो महिला जो होती थी उनसे हम पूछते थे कि आपके पति का नाम क्या है। वो बेचारी शर्माने लगती थी, घबराने लगती थी। सब हो जाता था, किसी पड़ोसी को बुला के, किसी बच्चे को बुला के नाम बतवा देती थी, लेकिन खुद कभी पति का नाम नहीं लेती थी। मैं जिस इलाके में हूँ उस इलाके में भी एक ज़माने में ये परंपरा रही है पति का नाम, बड़ों का नाम ना लेने की। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है कि हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले चीन का नाम नहीं लेते थे। जब चीन से खबरें आई कि हमारी सीमा में घुस रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उन्होंने बिना चीन का नाम लिए कह दिया, न कोई आया है, न कोई आएगा, न कोई घुसा है। चीन का नाम नहीं लिया। चीन के प्रधानमंत्री के साथ झूले वाली तस्वीर देख चुके हैं। अभी जब वो गए थे तो चीन के प्रधानमंत्री के साथ बड़ा उलझ कर मिले थे, लेकिन नाम कभी चीन का नहीं लेते। तो हमें लगा था चीन से कोई खास रिश्ता होगा जिसकी वजह से नाम नहीं लेते। होता है, सबके अपने अपने विश्वास होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, श्रद्धाएं होती हैं। लेकिन कल के भाषण के बाद पता चला कि अदानी जी के साथ भी वो फोटो तो खिंचा लेते हैं, बहुत सारे फोटो हैं, अदानी जी के जहाज में भी घूम रहे थे, लेकिन अदानी जी का नाम नहीं लेते। 1 घंटे के भाषण में क्या क्या नहीं था। इतिहास खंगाल लिया, भूगोल खंगाल लिया, 2002 में ये हुआ, 2000 में ये हुआ, फलाना हुआ, आपका शासन ऐसा, जो मन में आया, जो पुराना टेप रिकॉर्डर है पूरी स्पीड में बजता रहा। 70 साल, 30 साल, 15 साल, सब बजता रहा। और अपनी तारीफों के पुल बांधने का जो उनका एक अंदाज है वो सब होता रहा। लेकिन अडानी का नाम उन्होंने नहीं दिया। क्यों? क्या लगता है आपको? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ऐसा दोस्त जिसको मिले उसको खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए। सारी दुनिया जिसका नाम ले रही हो, सारी दुनिया में जिस पर बहस चल रही हो,
बोरिस जॉनसन का भाई, जिसके चलते नौकरी छोड़ जाए, इतने लोगों के पैसे डूब जाएं, उस आदमी का यानी कि अदानी का मोदी जी ने नाम तक नहीं लिया। क्यों? दोस्त है। दोस्ती ऐसे निभाई जाती है, देश को जहां जाना हो जाए, दोस्ती ऐसे निभाई जाती है। दोस्ती निभाई, और दोस्ती के साथ साथ दुश्मनी भी खूब निभाते हैं, उसके लिए चाहे झूठ भी बोलना पड़े बोलते हैं। और एक और चीज निभाते हैं, मैं और मेरा। मजेदार ये हुआ कि इसमें उन्होंने बात की कि मैं एक यात्रा लेकर कश्मीर में गया था। हम लोग तब बच्चे नहीं थे, थोड़ी सी उम्र हो गई थी, अखबार पढ़ने लगे थे। वो यात्रा मुरली मनोहर जोशी की थी, लेकिन उस यात्रा को नरेंद्र मोदी जी ने अपनी यात्रा बना दिया। मैं गया था और उसके बाद एक किस्सा सुनाया कि कैसे बस की जमीन पर, बस की जो फ्लोर होती है उस पर लेट कर गया था। अब बस की फ्लोर में लेट कर क्यों जाना पड़ा, मुरली मनोहर जोशी ने ऐसा व्यवहार उनके साथ क्यों किया, ये तो वही जानते होंगे। क्योंकि उसके बाद एक बार 17 या 18 दिन और उसके बाद लगभग 4.5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, उसमें तो मोदी जी ने कोई यात्रा नहीं निकाली। उसके बाद 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, उसमें भी कोई यात्रा नहीं निकाली। और 2012-13 से तो मैं लगातार कश्मीर जा रहा हूँ, पता नहीं कितनी बार कश्मीर हो आया, बस से, ट्रेन से। ट्रेन जम्मू तक जाती है या जम्मू से फिर जाना होता है आपको आगे बस से, फ्लाइट से अंदरूनी इलाकों में। तो मुझे तो कभी बस की जमीन पर लेट कर नहीं जाना पड़ा, बस के फर्श पर लेट कर नहीं जाना पड़ा। और भी लोग जाते हैं, सैलानी जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव मन रहा है। 2019 के बाद, अगस्त 2019 के बाद वहां विधानसभा बंद पड़ी हुई है, चुनाव कराने की हिम्मत नहीं हो रही है। पंचायत चुनाव हुआ तो कश्मीर के अंदर 6-6.5% लोग निकल के आए थे। टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं पंडितों की। पंडित जम्मू में धरना दे रहे हैं कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। वो पंडित जो मनमोहन सिंह जी द्वारा लाई गई योजना के तहत कश्मीर गए थे, बड़ी शांति से रह रहे थे। 2019 के बाद स्थितियां ऐसी बनी कि टारगेटेड किलिंग हो रही है, उसको रोका नहीं जा रहा है और पंडित लगातार आंदोलन पे हैं कि उनका ट्रांसफर किया जाए। और हमारे मोदी जी कहते हैं लोकतंत्र का उत्सव मन रहा है। क्या शानदार उत्सव मन रहा है, इतना बढ़िया उत्सव मन रहा है कि जिन पंडितों के नाम पर सारी राजनीति होती है, वो पंडित जम्मू में महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। दिवाली ऐसे ही गुजर गई, हेरात उनका सबसे प्रमुख पर्व होता है, शिवरात्रि, शायद वो भी ऐसे ही गुजर जाए। लेकिन उत्सव मन रहा है तो मन रहा है। गए थे मोदी जी कश्मीर, डल के अंदर हाथ हिला रहे थे। अब वो हाथ जो भी देखे, भले डल के आसपास कोई जनता नहीं थी, कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन हाथ हिला रहे थे। तो जब मोदी जी का उत्सव मनता है तो मनता है। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की, बहुत सारी बातें की। उसके पहले रविशंकर प्रसाद जी बहुत सारी बातें करके गए थे, 2G 3G, कोयला घोटाला, फला फला। अरे भाई 8 साल से आप शासन में हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, सारी जांचें करवा सकते हैं। आज तक कुछ सिद्ध तो नहीं कर पाए, किसी को सजा नहीं दिलवा पाए। 2G से लेके कोयला तक सबके बारे में कोर्ट ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ था। CAG की जो कारस्तानी थी, जो काल्पनिक ऐसा होता तो ऐसा होता कि कारस्तानी थी, वो सारा खेल था। ऐसे ही रॉबर्ट वाड्रा का मामला कौन रोक रहा है भाई, करप्शन किया है, जेल में डालिए। जब कोई मुद्दा आता है तो रॉबर्ट वाड्रा करने लगते हैं, उसके बाद आप खामोश हो जाते हैं। ईडी ने पूछताछ कर ली और पता नहीं किसने पूछताछ कर ली, आज तक ना कुछ निकला ना कोई सजा हुई। बोफोर्स की बात करते हैं, जमाना बीत गया बोफोर्स को, कुछ नहीं हुआ आज तक, कोर्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया। लेकिन गाना गाते रहते हैं। अपना तरीका बहुत अच्छा है, ना जांच कराएंगे ना कोई गलती निकलेगी, ना जेपीसी बनेगी। 2G, कोयला घोटाला, इन सब पर जेपीसी बनी थी, लेकिन अडानी के मामले में कोई जेपीसी नहीं बनेगी। अपने ऊपर जब आरोप लगेगा, आप देखिए, कहा गया ये प्रधानमंत्री कोष बन रहा है, सहायता कोष बन रहा है, PM केयर फंड, उस पर प्रधानमंत्री की फोटो लगी, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगा,
gov.in का उसको डोमेन दिया गया जो सिर्फ सरकारी संस्थाओं को मिलता है। सरकारी कर्मचारियों के पैसे काटे गए, बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़ के पैसे दिए कि कोविड में लोगों को मदद मिलेगी। अब कहा जा रहा है कि वो फंड सरकारी है ही नहीं, धर्मार्थ फंड है, उसका पैसा कहां गया इसका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है। कोई जांच होगी नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ दिनों तक लोग शोर करेंगे फिर चुप हो जाएंगे। तो ये तरीका है कि जब करप्शन का आरोप लगे तो जांच ही मत करवाओ। हमारे यहां कहते हैं कहे आन खजुआए कान। जब कोई करप्शन का आरोप लगे तो 10 साल की, 20 साल की, 50 साल की कहानियां सुनानी शुरू कर दो, नेहरू तक चले जाओ और पीछे चले जाओ। लेकिन ये मत बताओ कि अडानी साहब की शेल कंपनियों से लेकर जो तमाम आरोप हैं उनकी जांच कराने में क्या दिक्कत है। हमारे मीडिया के पत्रकार बोलने लगे, मीडिया के जो पत्रकार, सॉरी उनको पत्रकार कहना मतलब पत्रकारिता का अपमान करना है, जो एंकर हैं वो बोलने लगे कि क्या गलती सिद्ध हो गई है, जांच के बिना गलती सिद्ध हो जाएगी। जांच की मांग में क्या दिक्कत है भाई, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय आरोप लगा है, जांच की मांग हो रही है और प्रधानमंत्री जी 1 घंटे भाषण देते हैं, जांच की मांग पर कुछ नहीं कहते। बहुत सारी बातें की उन्होंने, सारी बातों पर बात करने का कोई मतलब भी नहीं है, 1 घंटे की बात पे बात करने के लिए 2 घंटे चाहिए। लेकिन एक शेर सुनाया उन्होंने। दुष्यंत कुमार एक बड़े शायर हुए हैं, हिंदी के गजलकार, भोपाल के रहने वाले थे। उनका एक शेर सुनाया कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। जाहिर तौर पे वो राहुल गांधी की ओर निशाना साध रहे थे। अब उनके भाषण लेखक ने ये शेर नोट करके दे दिया होता, अगर उन्होंने खुद किताब पलटने की जहमत उठाई होती या अपने मोबाइल पे ही सर्च कर लिया होता तो इसका अगले 2 शेर और मिलते। सुनिए। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। ये चारों तरफ जो बेपनाह अंधेरे दिख रहे हैं, इतने आरोप लगे हैं, करप्शन की इतनी सारी बातें आ रही हैं, इनको सुबह कहने वाले यानी कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है कहने वाले कौन है, ये मीडिया के एंकर्स हैं। तो दुष्यंत कुमार ऐसे लोगों को अंधा तमाशबीन कहते हैं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। और इसके आगे भी एक बात करते हैं, ऐसे लोगों पर एक कमेंट करते हैं, तेरी जबान है झूठी जमूरियत की तरह, तो एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। तो अगर ये पूरी गजल पढ़ते तो शायद उनको लगता सिर्फ एक शेर से काम नहीं चलेगा, इस शेर में, इस गजल में और भी बहुत कुछ कहा गया है। और इस पूरे तमाशे को अगर आप देखेंगे तो दरअसल बहुत साफ नजर आता है कि अडानी को बचाने के लिए जितना भी शोर मचाया जा सकता है उतना शोर मचाया जा रहा है। मीडिया का एक हिस्सा, जिसको खरगे जी ने कहा बिक गया है, तो एक मोहतरमा बहुत नाराज हो रही थी। मैं बिक गया है नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि सरकार के चरणों में पसर गया है, फैल गया है, जिसका काम सिर्फ इतना रह गया है कि सरकार के ऊपर अगर कोई भी आरोप लगे तो किसी भी तरह से उसको दबाया जाए। जो पैसे वालों का दलाल बनकर रह गया है, जो आम जनता की बात नहीं करता, सिर्फ उनकी बात करता है, जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, वो इस खेल में, अडानी को बचाने के खेल में, जांच ना होने देने के खेल में पूरी तरह से शामिल है। इसलिए आज की बात मैं खत्म करूंगा, अदम गोंडवी मेरे बड़े प्रिय शायर हैं, उनकी एक गजल के कुछ शेरों के साथ मैं खत्म करूंगा। और देखिए, मैं जब भी शेर पढ़ता हूं तो शायर का नाम लेता हूं। शायर बेचारा, पैसे तो मिलते नहीं है उसको, कम से कम नाम तो मिलना चाहिए। लेकिन हमारे नेता लोग शेर तो नोट करके लाते हैं, यूं यूं करके 2 बार नीचे 4 बार ऊपर देखकर शेर पढ़ देते हैं, किसी को याद बात तो होता नहीं है, नाम लेने से बचते हैं। तो आप लोग जो सुन रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि जब भी कोई शेर कोट करें तो शायर का नाम भी लें। अगर वो जिंदा है तो उसको अच्छा लगेगा, अगर वो मरहूम है तो उसकी आत्मा को अच्छा लगेगा। सुनिए, ये जो मैं शेर ढूंढ कर लाया हूं आपके लिए अदम गोंडवी का। जिंदगी दुश्वार है उफ ये गिरानी देखिए, गिरानी का मतलब महंगाई। जिंदगी दुश्वार है उफ ये गिरानी देखिए, और फिर नेताओं की शोला बयानी देखिए। भीख का लेकर कटोरा चांद पर जाने की जिद, ये अदा ये बागपन ये लन तरानी देखिए। और आखिरी शेर मेरा बड़ा पसंद है,
इसमें एक वर्ड आएगा जाफिशानी। जाफिशानी का मतलब हर तरह की कोशिश। तो सुनिए आप, मुल्क जाए भाड़ में इससे उन्हें मतलब नहीं, कुर्सी से चिपके हुए हैं जाफिशानी देखिए। मुल्क जाए भाड़ में इससे उन्हें मतलब नहीं, कुर्सी से चिपके हुए हैं जाफिशानी। किसी भी तरह से कुर्सी से चिपके हुए हैं जाफिशानी देखिए। तो ये पूरा खेल, ये सारा तमाशा अपने दोस्त पूंजीपति को बचाने की जिद यूं ही नहीं है। ये कुर्सी से चिपके रहने की, किसी भी तरह अपनी सत्ता को बचाए रखने की कोशिश है। दुर्भाग्य से इस कोशिश में कई बार सारी चीजें बड़ी हास्यास्पद नजर आती हैं और ऐसी कोशिशों की कीमत अक्सर देश को बहुत लंबे समय में चुकानी पड़ती है। शुक्रिया।